गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रीवियस क्लास में हमने मैटर के बारे में डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स को पढ़ा। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है हम ये देखते हैं। ठीक है, matter is composed of small tiny particles are called molecules. That means कोई भी मैटर है जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो किससे बनी है? स्मॉल टाइनी पार्टिकल से। ओके, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, मान लीजिए सपोज ये हमारा कोई भी मैटर है जिसमें ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर जो बना होता है वो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी मैटर है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। दैट मीन्स ये पार्ट और उन पार्टिकल्स को इन्होंने कुछ बोला भी है, देख लेते हैं क्या बोला है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं इनको क्या बोला गया है? मॉलिक्यूल्स। मतलब मैटर किससे मिलकर बना है? स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी एटम हो, कोई भी मैटर हो, जैसे H2O, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जब वाटर बनता है तो ये किसके मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है? H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना है? वाटर। ठीक है, चलिए सेकेंड थिंग, between the molecule of matter there is free space known as intermolecular space. सेकेंड थिंग, अब इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो किससे कंपोज्ड हुआ है? स्मॉल टाइनी पार्टिकल से, उनको मॉलिक्यूल बोला गया है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो समझ में आ रहा है, जो स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला गया है। क्या बोला गया है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, थर्ड थिंग, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब इन्होंने बोला है कोई भी मैटर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर स्पेस कम या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो वो क्या कम है या ज्यादा है उस पर कोई नहीं, पर अगर स्पेस है तो वो क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। ओके, अब वो डिपेंड करता है मैटर की स्टेट पे, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये हम क्लासिफिकेशन में भी समझेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल है ऑफ द मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। दैट मीन्स जो भी फ्री स्पेस जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को। अगर बहुत कम स्पेस है तो उनका मोशन है वो बहुत कम होगा, और बहुत ज़्यादा स्पेस है तो रैंडम मोशन क्या है? बहुत ज़्यादा होगा। हम इसका एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक है, वाटर का, और वाटर में भी देखिए वाटर की 3 स्टेट होती है, हमें पता है। आइस में देखिए मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं इसलिए वो सॉलिड होता है। ओके, तो जब आइस में मॉलिक्यूल्स जब बहुत पास पास में होते हैं तो उनका मोशन नहीं हो पाता है, इस कारण वो सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का मोशन पॉसिबल है, इसीलिए वाटर फ्लो करता है। और थर्ड है हमारा गैस में मतलब वेपर जो इसकी बन जाती है, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, और गैस मतलब हमारी वेपर में जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो बिल्कुल फ्रीली, मतलब उनके बीच का जो स्पेस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो कहीं पे भी मूव कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास यहाँ मैटर में प्रेजेंट है, अब ये समझने की जरूरत है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आइस है तो आइस कैसे बना है? सारे मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बांध रखा है, अट्रैक्ट करके एक अट्रैक्शन फोर्स बनाया हुआ है आपस में, जो उनको एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ये फोर्स थोड़ा सा भी लूज होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लूज होगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ये समझना होगा कि जो
क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, एक दूसरे को। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग इनके बीच का फोर्स होगा वो उतने अच्छे से एक दूसरे से अट्रैक्ट होके क्या बनाएंगे, एक फिक्स्ड शेप और साइज का मैटर बनाएंगे। और जितना लूज ये फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये उतने लूज या फिर उसका लूज या फिर लिक्विड गैस का मैटर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया। इसी के साथ हम देखते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अब इन्होंने बोला है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं पार्टिकल्स। ओके, तो पार्टिकल्स जब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रहे हैं, और एक दूसरे को लूज कर रहे हैं तो क्या है, लेस अट्रैक्शन फोर्स बना रहे हैं। इसी के कारण हमारी क्या है, स्टेट डिफाइन होती है। ये हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है 3 स्टेट्स में, मतलब जो हमारी मैटर की स्टेट होती है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो इसी पे तो डिपेंड होती है। तो ये हमने काफी प्रीवियस क्लासों में डिटेल में पढ़ा है, तो होप कि मुझे ये डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस टॉपिक को। मैं बस आपको यहाँ बताना ये चाहती हूँ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के हम ये वर्ड काफी बार यूज करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैम किस फोर्स की बात कर रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड होता है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है, उसके बीच में लगने वाला फोर्स है। ये फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, रैंडम मोशन उतना कम होगा, और ये फोर्स जितना वीक होगा, रैंडम फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अंडरस्टैंड। इसके साथ ही एक बात और, ये जो रैंडम मोशन हम बोल रहे हैं, ये क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब और अच्छे से समझेंगे कि रैंडम फोर्स की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, क्योंकि उनमें एक तरह की एनर्जी होती है। हमने देखा है और बहुत बार समझा भी है कि हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होती है कि नहीं होती है। उसी तरीके से मान लीजिए आपने इसको क्या दिया, इस वाले पूरे मटेरियल को आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो एनर्जी कैसे जाती है, ऐसे तो है नहीं कि उड़ के यहाँ से यहाँ तक चली गई, ऐसा तो जाती नहीं है। एनर्जी कैसे जाती है, पहले इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को, तीसरा पार्टिकल चौथे, और चौथा पार्टिकल पांचवे को। ऐसा नहीं है कि एनर्जी डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट पे आ गई, नो, पार्टिकल से पार्टिकल पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, और वो कुछ एनर्जी अपने पास रख लेगा और बाकी पूरी एनर्जी किस में ट्रांसफर कर देगा, नेक्स्ट में। फिर नेक्स्ट वाला फिर उसका कुछ अमाउंट अपने पास रख लेगा, फिर उसको नेक्स्ट में ट्रांसफर कर लेगा। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे सिंपल इज दैट ये है कि जो हमारे मैटर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो मोशन भी करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर भी करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स मोशन के साथ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ओके, थैंक यू।